स्टार्ट कर रहे हैं आज हम पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कहता है एक बॉडी है जिसका मास m है, इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस r ऑफ द अर्थ। ठीक है, साफ साफ बोला गया है जो बॉडी आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका मास आपको स्मॉल m दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसको आप अर्थ के सरफेस से ट्वाइस द रेडियस ऑफ द हाइट पे लेके जा रहे हैं, मतलब जो उसकी हाइट होगी जहां पे आप उसको लेके जा रहे हैं वो ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये दिया हुआ है। हम लोग को ये बताना है कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी कितनी होगी, मतलब बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा ना। अगर हम ग्रेविटेशन चैप्टर देखें और हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल m अपॉन r, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो कैपिटल M आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको आप बोलेंगे मास ऑफ अर्थ। दूसरा जो स्मॉल m आप बोल रहे हैं दैट विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो स्मॉल r आप यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जो स्मॉल r है उसको बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होगा हम उसको स्मॉल r से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हम डायग्राम में देखें तो अगर आप इसको अर्थ कंसीडर कर रहे हैं, पहले आपका ऑब्जेक्ट यहां पे था, दिस वाज द प्लेस जहां पे आपका ऑब्जेक्ट था, मतलब आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से कैपिटल R नाम के डिस्टेंस पे था। नाउ व्हाट इज कैपिटल R? कैपिटल R आपका क्या हो जाएगा? रेडियस, जो क्वेश्चन में भी बोला गया है, ये आपका रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा। इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ था, फिर आप उसको ऊपर लेके गए। सो इनिशियली अगर ऑब्जेक्ट आपका सरफेस पे रखा हुआ है तो आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से एक्चुअली रेडियस पे रखा हुआ है, मतलब आपका पहले केस में जो कैपिटल R होगा वो स्मॉल r के बराबर होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे लेके गए ऊपर। अब आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है और ये जो हाइट आप देख रहे हैं ये हाइट है h। ठीक है, और ये जो h नाम की हाइट है ये 2r के बराबर। ठीक है, पे अटेंशन। बट जब आप अपने ऑब्जेक्ट का फाइनल डिस्टेंस नापेंगे पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, ठीक है, तो आपको वो फाइनल डिस्टेंस नापना पड़ेगा अर्थ के सेंटर से। तो अर्थ के सेंटर से जब आप अपने ऑब्जेक्ट का फाइनल डिस्टेंस नापेंगे तो एक्चुअल में फाइनली आपका जो स्मॉल r आएगा वो 3 टाइम्स r आना चाहिए। सो इनिशियली आपका जो स्मॉल r था that will be taken as r, और फाइनली आपका जो स्मॉल r होगा that will be taken as 3 times r। हम इनिशियली और फाइनली क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्यों हम बता रहे हैं कि इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां था, फाइनली ऑब्जेक्ट कहां था? क्योंकि क्वेश्चन में आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। तो जब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इसका मतलब क्या होगा? इट विल बी डेल्टा पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी में आने वाला बदलाव। सो पोटेंशियल एनर्जी में आने वाला बदलाव दैट इज डेल्टा पीई कैन बी रिटन एज आपका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, उसमें से आप सबट्रैक्ट करेंगे आपका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आप कैसे लिखेंगे? ये होगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली ऑब्जेक्ट कहां पे है? यहां पे। हम लोग लिखेंगे माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m होल डिवाइडेड बाय फाइनली आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है सेंटर ऑफ द अर्थ से? 3 टाइम्स r। माइनस कीजिए और एक माइनस साइन आएगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल के टाइम पे, जी m m अपॉन इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट कहां था सेंटर ऑफ अर्थ से? इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ अर्थ से कैपिटल R के डिस्टेंस पे था। ठीक है, इनिशियली स्मॉल r कैपिटल R है और फाइनली स्मॉल r 3r है, जो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप जरा ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। पहले लिख लीजिए जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R, माइनस साइन डालिए जी m m अपॉन 3r। इसको मैंने बाद में लिख दिया, इसको मैंने पहले लिख दिया। एलसीएम ले सकते हैं आप यहाँ पे। सो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आपका कितना आएगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आपका आएगा 3 टाइम्स जी एम एम माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m
होल डिवाइडेड बाय 3r। ऊपर 3 और GMM को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलना चाहिए 2 टाइम्स या 2/3 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शंस में आप नोटिस ये करेंगे कि ऑप्शन एक्चुअली स्मॉल g के टर्म्स में आपको दिया गया, और हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो किसके टर्म्स में आ रहा है? हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कैपिटल G के टर्म्स में आ रहा है। इसका मतलब वी शुड नो अ रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g। स्मॉल g जो होता है वो होता है GM अपॉन R²। ये आपके स्मॉल g का फॉर्मूला। अगर आप ऊपर नीचे यहां से कैपिटल R से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे 2/3 GM स्मॉल m, R आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर, और नीचे r का R² हो जाएगा। आपने ऊपर नीचे कैपिटल R से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इस वाले टर्म को चेक करेंगे GM अपॉन R², GM अपॉन R² इज स्मॉल g, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3, इसकी जगह पे आपने स्मॉल g पुट अप कर दिया, m एंड r, ये आपका आएगा चेंज इन क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो अगर आप मैच करेंगे तो 2/3 mgr that matches with the option number 3rd, that will be the correct option for this question. सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम आज का। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पर्सन क्लाइम्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर। स्टॉल्ड एस्केलेटर का मतलब क्या होगा कि आपका जो एस्केलेटर है वो बेसिकली रुका हुआ है, ठीक है, इन 60 सेकेंड्स। अगर हम डायग्राम के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो यहां से लेके यहां तक जो एस्केलेटर है हम उसकी लेंथ को L पकड़ लेते हैं, और ये एस्केलेटर जो है ये खुद भी चलता है, पर अभी फिलहाल ये एस्केलेटर जो ऑटोमेटिक एस्केलेटर्स होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, फिलहाल वो रेस्ट पे है, ठीक है, और ये आदमी खुद ऊपर चलते हुए जा रहा है, ठीक है। अ पर्सन क्लाइम्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 60 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या होगा कि उसको T1 टाइम लगा, दैट इज 60 सेकेंड्स, इसके ऊपर चल के जाने के लिए, जो रुका हुआ है, एक्सेलेरेटर रुका हुआ है। आगे, इफ स्टैंडिंग ऑन द सेम बट एक्सेलेरेटर रनिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ही टेक्स 40 सेकंड्स। नाउ यू सी, सेकंड केस बोला गया उसने। सेकंड केस में ये बोल दिया गया कि आप एक्सेलेरेटर चल रहा है, बंदा चुपचाप उस पे खड़ा हुआ है, ऑटोमेटिकली एक्सेलेरेटर उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो जब एक्सेलेरेटर उसको ऊपर लेके जा रहा है तो सेकंड केस के अंदर उसको 40 सेकंड का टाइम लगता है ऊपर पहुंचने में। केस 1 आपको समझ में आ गया होगा, एक्सेलेरेटर रुका हुआ है, आदमी कुछ भागते हुए ऊपर जा रहा है और उसको टोटल 60 सेकंड लग रहे हैं ऊपर पहुंचने के लिए। केस नंबर 2 में क्या हो रहा है? आदमी रुका हुआ है, एक्सेलेरेटर उसको ऊपर लेके जा रहा है 40 सेकंड के अंदर, ठीक है। हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द पर्सन टू वॉक अप द मूविंग एक्सेलेरेटर? नाउ सी, ये जो केस 1 था ये आपके दिमाग में क्लियर होगा, केस 2 भी आपके दिमाग में क्लियर होगा। केस 3 में क्या पूछ रहा है? केस 3 में आप टाइम 3 ले लेंगे जो हमें निकाल रहा है, पर केस 3 में क्या बोल रहा है कि एक्सेलेरेटर भी ऊपर जा रहा है और आदमी भी ऊपर की तरफ वॉक कर रहा है, मतलब दोनों कंबाइंड, केस 1 और केस 2 एक साथ हो रहे हैं। तो अब कितना टाइम लगेगा उसको ऊपर पहुंचने के लिए? पे अटेंशन, जब भी आप टाइम रिलेटेड बातें करते हैं तो डिस्टेंस बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आप T1 टाइम के बारे में बात कर रहे थे तो टाइम होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन वेलोसिटी, ये आपका टाइम होगा, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है, जब हम T1 टाइम ले रहे हैं उस बंदे ने L नाम का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और जो वेलोसिटी आप ले रहे हो, चलिए वो वेलोसिटी आप v1 ले लीजिए, ठीक है। तो जब T1 टाइम था तो L नाम का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया विद वेलोसिटी v1 और उसको टाइम कितना लगा? 60। केस 1 खत्म। केस 2 में T2 नाम की वेलोसिटी, T2 नाम का टाइम लिया उसने, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, पर अब जो वेलोसिटी होगी v2 वो एस्केलेटर की मानी जाएगी, और अब उसको कितना टाइम लगा? 40 सेकंड, ठीक है। केस 3 में आइए, T3 में क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को? L सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, बट अब फिलहाल क्या होगा? v1 was the velocity of the man, जिससे वो ऊपर जा रहा था, v2 is the velocity of escalator because in the second case man was standing, so third case में escalator भी चल रहा है, man भी चल रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे दोनों, बट अब वेलोसिटी आ जाएगी v1 plus v2। प्लीज पे द अटेंशन, फर्स्ट केस में जो v1 नाम की वेलोसिटी आप देख रहे हैं, दैट्स वेलोसिटी of man,
V2 वाले केस में जो आप वेलोसिटी यहां पे देख रहे हैं, क्योंकि सेकंड केस में मैन एट रेस्ट था, एक्सकेलेटर ऊपर जा रहा था, तो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। थर्ड केस में जो आपने V3 नाम की वेलोसिटी एक्चुअल में यहां पे माननी चाहिए थी, पर जिसको मैंने यहां पे V1 प्लस V2 लिख दिया है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, मींस वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस एस्केलेटर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो कैसे सब्स्टिट्यूशंस करेंगे हम लोग, T3 में हम लोग इंटरेस्टेड है, तो T3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, T3 कैन बी रिटन एज L अपॉन V1 की जगह पे हम लोग वहां से क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, V1 की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं L अपॉन T1। आप पहला वाला इक्वेशन चेक कर लीजिए, L T1 नीचे आ जाएगा, V1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है, प्लस करिए V2 की वैल्यू हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेम चीज एज L, बट टाइम हो जाएगा क्या, T2। आप यहां से एलसीएम ले सकते हैं, तो अगर आप यहां से एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो L है, नीचे भी L है, एलसीएम लेने के बाद आपको पता चलेगा ये आएगा T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2, यहां से L और L आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, T3 की वैल्यू आपके पास आएगी, ऊपर जाएगा T1 T2 और नीचे आपके पास रहेगा T1 प्लस T2। ना T1 और T2 आपके पास है, T1 आपके पास 60 है, T2 आपके पास 40 है, T1 आपके पास 60 है और T2 आपके पास 40। 60 into 40 आपके पास आएगा 2400 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 आपके पास आएगा 100। दिस विल कम आउट टू बी 24 सेकंड्स। द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। You have asked to design a shaving mirror, assuming that a person keeps it 10 centimeters from his face, 10 centimeters from his face, important data, and views the magnified image of the face at the closest comfortable distance of 25 centimeter. ठीक है, the radius of curvature of the mirror would be, सबसे पहली बात शेविंग मिरर्स के लिए आप कौन सा मिरर यूज करेंगे, आप कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, इसको आप इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, यहाँ पे इस तरह से आप इसको शेड करें ताकि आपको पता चले कि ये आपका कॉनकेव मिरर जैसा दिख रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, मतलब आदमी का जो फेस है वो यहाँ पे प्लेस्ड है। सो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्लेस्ड है, इसका मतलब यू जो होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पर जो u होगा हम लोग को उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब आप जानते हैं कि ये साइड का जो चीज आएगा वो नेगेटिव आएगा और इधर साइड का चीज जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो जब हम u की वैल्यू क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम -10 सेंटीमीटर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो u होगा वो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। सेकेंड लाइन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िए, कुछ एक ऐसी चीज है जो उसमें शायद बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। एंड व्यूज, अगर आप यहां से ये स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करके पढ़ेंगे, एंड व्यूज वो देखता है द मैग्निफाइड इमेज ऑफ द फेस एट द क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। यहां पे अगर आप ये वाला वर्ड और ये वाला चीज अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इमेज का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का है, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बोला गया कि उसको इमेज व्यूज द मैग्निफाइड, मतलब वो जो मैग्निफाइड इमेज देख रहा है वो मैग्निफाइड इमेज उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब जब कोई इमेज बनेगा तो सपोज कीजिए ये एक मैग्निफाइड इमेज यहाँ पे बन रहा है, ये मैग्निफाइड इमेज इस बंदे के रिस्पेक्ट में 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आप बनाओगे। पर जब भी आप डिस्टेंस नापते हो किसी भी चीज का, भले वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो, विद रिस्पेक्ट टू द पोल नापते हो। तो ये जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस आएगा दैट इज द इमेज डिस्टेंस, दैट विल बी टेकन एज 15 सेंटीमीटर एंड दैट्स सो पॉजिटिव। तो आपका v आना चाहिए +15 सेंटीमीटर। ये दो बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको अगर एक शेविंग मिरर बनाना है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने पूछा हुआ है तो आप जानते हैं सिंपल से आपके पास एक मिरर फॉर्मूला लगाना है। सो मिरर फॉर्मूला क्या है आपके पास, मिरर फॉर्मूला आपसे कहता है 1/v + 1/u is equal to 1/f। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए आप फोकल लेंथ निकाल लीजिए, उसका डबल कर दीजिए, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। 1/v आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो 1/v आपका 15 हो जाएगा। आप माइनस साइन डालिए, यहाँ पे आप 1/10 लिखिए इक्वल टू 1/f कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम आप कितना ले सकते हैं यहाँ से,
यहां से आएगा 10 माइनस 15 अपॉन आपका 150 हो जाएगा, ये आपका 1/f हो जाएगा। अगर आप फोकल लेंथ निकालने जाएंगे तो वो आएगा 150 डिवाइडेड बाय आपका 5। फोकल लेंथ जो आपका आएगा वो आएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। ये आपका फोकल लेंथ आएगा। पर आपको फोकल लेंथ में इंटरेस्ट नहीं था, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर में इंटरेस्ट था। तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। सो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा 2 into 30। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आना चाहिए अराउंड माइनस 60 सेंटीमीटर। सो यू कैन से द थर्ड ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन।